फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 11th साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट, है ना। तो फिजिक्स सब्जेक्ट में आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, विच इज अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस, है ना। तो आज इस चैप्टर के हम लोग सारे के सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं ना। तो बुक के पीछे जितने भी सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से, है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 का स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए ग्लास फ्लास्क हैज वॉल्यूम 1 into 10⁻⁻4 मीटर क्यूब, है ना। एक ग्लास फ्लास्क है जिसका वॉल्यूम दिया है हम लोग को, वॉल्यूम कितना दिया है 1 into 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क दिया है। इट इज फिल्ड विथ अ लिक्विड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एक लिक्विड से उसको फिल किया 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज्ड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब वो ग्लास फ्लास्क को क्या किया, एक लिक्विड से फिल्ड कर दिया जिसका टेम्परेचर कितना है, जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये T1 इनिशियल टेम्परेचर, उसके बाद उस टेम्परेचर को कंबाइंड सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गए, है ना। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, हाउ मच ऑफ द लिक्विड विल ओवरफ्लो, है ना। मतलब कितना लिक्विड ओवरफ्लो हो जाएगा, उस जो भी फ्लास्क है उसमें से ओवरफ्लो होके बाहर निकलेगा कितना लिक्विड, वो बताना है। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास इज, देखो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, गामा ऑफ ग्लास, ग्लास के लिए जी यूज कर लेते हैं हम लोग। कितना दिया है 1.2 into 10⁻⁻5, है ना। कितना है 1.2 into 10⁻⁻5, है ना। क्या रहता है, यूनिट क्या है इसका, पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। पर डिग्री केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड, while that of liquid is 75 into 10⁻⁻5, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कितना है 75 into 10⁻⁻5। देखो इसको पर डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, फिर सेंटीग्रेड रेज टू -1 इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, है ना। ओके, तो चलो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग को सबसे पहले इसका बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू क्या होता है V2 माइनस V1, इंक्रीज इन वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होता है V1 T2 माइनस T1, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अब देखो V2 माइनस V1 क्या है, इट इज चेंज इन वॉल्यूम, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दो चीजें दी है ना, तो एक तो क्या दिया है ग्लास और दूसरा क्या दिया है लिक्विड, है ना। तो ग्लास फ्लास्क और लिक्विड दोनों का भी हम लोग चेंज इन वॉल्यूम के वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क निकालते हैं। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले को ग्लास फ्लास्क के फॉर्म में लिख दो, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 इंटू T2 माइनस T1। ओके, अब इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क मतलब क्या है V2 माइनस V1 है, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, है ना। तो देखो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क दैट इज V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा G इंटू V1 इंटू देखो T2 माइनस T1, ये हो गया इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क का फॉर्मूला, है ना। तो सेम वे इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालना है हम लोग को, तो क्या हो जाएगा गामा L इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 इंटू T2 माइनस T1। ओके, अगेन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालना है, तो V2 माइनस V1 की वैल्यू है वो, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा देखो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू गामा L इंटू V1 इंटू T2 माइनस T1। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में से इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, है ना। तो देखो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या है, ये वाला वैल्यू है ना, और इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क क्या है, ये वाला वैल्यू है ना। तो इसमें से इसको हम लोग को सब्सट्रैक्ट कर देना है ना। तो देखो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, है ना, माइनस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क टू माइनस T1। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली V1 T2 माइनस T1 को कॉमन निकाल लो, है ना। अब देखो ये यहाँ पे V1 T2 माइनस T1 को इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा गामा ऑफ L माइनस गामा ऑफ G, है ना।
अब सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो हम लोग को। V1 मतलब ही वॉल्यूम V है, V और V1 दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पे V का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना। अब देखो T2 कितना है, T2 है 100 माइनस T1 है 30। ओके, अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड ग्लास वूल दोनों हम लोग को दिया है ना। देखो लिक्विड का कितना है 75 इंटू 10⁻⁻5 है ना, और इसका कितना है 1.2 माइनस 1.2 इंटू 10⁻⁻5। ओके, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ऊपर लिख देते हैं ये कैलकुलेशन को। देखो समय पहले 100 माइनस 30 कितना हो गया 70 है ना, 70 इंटू 1 क्या आ गया 70 है ना, तो 70 इंटू 10⁻⁻4 ये मिल गया यहाँ पे। अब ये इसको भी 10⁻⁻5 इसको भी 10⁻⁻5 है ना, 10⁻⁻5 यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग है ना, तो बचेगा क्या 75 माइनस 1.2 है ना इंटू 10⁻⁻5। ओके, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 70 है ना इंटू 10⁻⁻4 को बाद में लिखेंगे, 75 में से 1.2 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 73.8 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 73.8 इंटू अब 10⁻⁻4 इधर लिख दो है ना, इंटू अब ये 10⁻⁻5 को भी यहाँ पे लिख दो है ना। अब देखो दोनों का बेस कॉमन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा एडिशन होगा -4 -5 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा है ना। अब देखो 70 इंटू 73.8 कर दो है ना, 70 इंटू 73.8 कर देंगे यहाँ पे, तो हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा 5166 है ना, इंटू अब देखो -4 -5 क्या होगा 10⁻⁻9 हो गया। ये मिल गया हम लोग को वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो, दैट इज 5166 इंटू 10⁻⁻9 मीटर क्यूब, ये मिल गया हमको हमारा आंसर। ओके, तो अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम का समय पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, विच विल रिक्वायर मोर एनर्जी हीटिंग ए 2 kg ब्लॉक ऑफ लीड बाय 30 डिग्री केल्विन है ना, और हीटिंग ए 4 kg ब्लॉक ऑफ कॉपर बाय 5 डिग्री केल्विन है ना। तो यहाँ पे दो ब्लॉक दिए, एक लीड का और एक कॉपर का है ना। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे रफ कर देते हैं। एक लीड का ब्लॉक है और एक कॉपर का ब्लॉक है, दोनों का मास हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है और उनका टेम्परेचर दिया है जहां तक वो हीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मास ऑफ लीड ब्लॉक दिया है हम लोग को 2 kg है ना, और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। कितना चेंज इन हीट हो रहा है इसका, डेल्टा टी कितना हो गया इसका 30 डिग्री केल्विन तक हम लोग इसको हीट कर रहे हैं ना। और उसके बाद दूसरा है मास ऑफ कॉपर ब्लॉक है ना, कॉपर ब्लॉक है जिसका वेट है 4 kg है ना, और जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं कितना, उसका डेल्टा टी, ये डेल्टा टी ऑफ लीड, ये डेल्टा टी ऑफ कॉपर कितना हो गया 5 डिग्री केल्विन तक इसको हम लोग हीट कर रहे हैं ना। और देखते हैं प्रॉब्लम में आगे क्या दिया हम लोग को। देखो S ऑफ लीड इज 128 जूल्स पर kg डिग्री केल्विन है ना, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 387 जूल्स पर kg डिग्री केल्विन है ना। तो देखो S मतलब क्या रहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो S ऑफ लीड इज हाउ मच, इट इज 128, तो 128 जूल्स पर kg डिग्री केल्विन है ना, और S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 387 जूल्स पर kg डिग्री केल्विन। ओके, इतना गिवन डाटा हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ना, और हम लोग को पूछा क्या है, हम लोग को निकालने के लिए क्या, विच विल रिक्वायर मोर एनर्जी, मतलब किसको ज्यादा एनर्जी लगेगी। यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात चल रही है, हीट एनर्जी, ऑब्वियसली टेम्परेचर आया मतलब हीट एनर्जी है ना, तो किसको ज्यादा हीट एनर्जी लगेगी। हीट एनर्जी किससे डिनोट करते हैं हम लोग, लेटर क्यू से है ना। तो क्यू की वैल्यू निकालना है, तो क्यू का सबसे पहले हम लोग को बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए है ना। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू MS इंटू डेल्टा टी है ना, वेर एस क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना। तो अब ये क्यू की वैल्यू हम लोग को कॉपर और लीड रॉड दोनों के लिए भी हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कॉपर के लिए कैलकुलेशन, तो QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MC इंटू SC इंटू डेल्टा टी ऑफ C। और मास ऑफ कॉपर का वैल्यू कितना है, मास ऑफ कॉपर है हमारा 4 kg इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितना है 387। ओके, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर इज 5 डिग्री केल्विन है ना, तो इंटू 5 है ना।
अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कॉपर मिल जाएगी 7740 जूल्स, है ना। इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी कॉपर ब्लॉक के लिए, है ना। अब सेम वे हम लोग को निकालना है लीड ब्लॉक के लिए, है ना। अभी देखो लीड ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे QL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूले में ML इंटू SL इंटू डेल्टा T ऑफ L। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे मास ऑफ लीड ब्लॉक कितना है हमारे पास 2 kg है, ऊपर ही दिया है 2 kg इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लीड ब्लॉक कितना है 128। ओके, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ लीड ब्लॉक कितना है हम लोग को दिया है 30 डिग्री केल्विन, है ना। तो अब देखो, अब ये सारा का सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दी लीड ब्लॉक की वैल्यू मिल जाएगी 7680 जूल्स, है ना, 7680 जूल्स। तो अब देखो, दोनों में ज्यादा वैल्यू किसकी है 7680 है, 7740 है ना, मतलब कॉपर ब्लॉक विल रिक्वायर मोर एनर्जी, है ना। तो कॉपर ब्लॉक की एनर्जी ज्यादा लगेगी, है ना, कॉपर रिक्वायर मोर हीट एनर्जी, है ना। तो कॉपर ब्लॉक को ज्यादा हीट एनर्जी लगेगी, समझ में आया। तो चलो अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो देखो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 इंटू 10⁶ जूल्स पर केजी। तो देखो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया है हम लोग को। तो सब में पहले देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटेंट वेपोराइजेशन क्या होता है, इट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर केजी होता है ना। सब में पहले ये पता होना जरूरी है इस प्रॉब्लम के लिए, है ना। इसको डिनोट करेंगे हम लोग LV से। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना दिया है 2.26 इंटू 10⁶, है ना। देखो 2.26 इंटू 10⁶ जूल्स पर केजी, है ना, जूल्स पर केजी ये दिया है। और देखते हैं आगे क्या पढ़ा, कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू चेंज 5 ग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो देखो क्या है 5 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर दिया है हम लोग को, मास ऑफ वाटर कितना दिया है 5 ग्राम दिया है ना। अब ये ग्राम को हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम टू केजी का क्या कन्वर्जन है, स्टैंडर्ड कन्वर्जन है 5 इंटू 10⁻³ केजी आ जाएगा ना। तो देखो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। ओके, और उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया हम लोग को, टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग को निकालना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना। तो देखो 5 ग्राम ऑफ मास के लिए 5 ग्राम ऑफ मास को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको लिक्विड से क्या करना है हम लोग को, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट एनर्जी लगेगी वो हम लोग को निकालना है, जिसको हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। लैटेंट हीट मतलब जो फेस चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये फेस चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको लैटेंट हीट बोलते हैं हम लोग जनरली, है ना। तो हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को जो वैल्यू दी है, देखो ये भी स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर यूनिट मास होता है, मतलब पर केजी, मतलब 1 kg मास के लिए कितनी लैटेंट हीट या कितनी हीट एनर्जी लगने वाली है वो है ये। यहाँ पे आप लोग इसके यूनिट से भी समझ सकते हो। देखो पर केजी मतलब 1 किलोग्राम ऑफ मास के लिए, है ना। तो ये 1 किलोग्राम ऑफ मास के लिए इतनी हीट एनर्जी लगेगी, है ना। लेकिन हम लोग को कितने मास के लिए चाहिए, 5 ग्राम ऑफ मास के लिए चाहिए, है ना। तो सिंपल देखो टोटल हीट एनर्जी Q रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मास, है ना। अब देखो मास हम लोग को दिया है, मास ऑफ वाटर कितना दिया है 5 ग्राम, उसको किलोग्राम में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है ना। तो सिंपल से इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, कितना है 2.26 इंटू 10⁻⁶ इंटू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻³ ओके। अब देखो अब 2.26 इंटू 5 कितना हो गया 11.3, है ना। अब इंटू ये देखो 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻³ बेस सेम है, क्या होगा एडिशन, देखो 6 - 3 कितना आता है +3। ओके, तो देखो टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी हो गई 11.3 इंटू 10⁻³ क्या हो गई जूल्स। तो देखो इतनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी 5 ग्राम ऑफ मास ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, समझ में आया प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो सब में पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, मेटल स्फीयर कूल्स एट द रेट ऑफ 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड, है ना।
व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। आगे क्या बोल रहा है, एंड एट द रेट ऑफ 0.025 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो देखो दो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दिया है, कूल डाउन का रेट दिया है, दो अलग अलग टेम्परेचर के रेट्स दिया है ना। तो देखो सब में पहले रेट कितना है, 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड है ना। रेट मतलब क्या रहता है, डेल्टा टी बाय डी टी, व्हेन कितना है 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड, है ना। व्हेन टेम्परेचर कितना रहेगा जब 70 डिग्री सेंटीग्रेड, है व्हेन टेम्परेचर T1 इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इसको भी हम लोग एक नंबर दे देते, ये 1 पहली वैल्यू है इतनी जब टेम्परेचर है इतना, है ना। और दूसरी वैल्यू ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और रेट ऑफ कूलिंग इज हाउ मच, इट इज कितना दिया है 0.025, ओके 0.025 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड जब कितना टेम्परेचर, अब 70 पे था तो इतना था ना, 70 से टेम्परेचर उसका और कम हुआ, कितना हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, है ना। When T2 is equals to how much 50 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम कम होते जाता है वैसे वैसे कूलिंग रेट भी क्या होता है, चेंज होता है ना। तो देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, है ना, एंड फाइंड द रेट ऑफ कूलिंग व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटलस्फीयर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। आप लोग क्या निकला है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब T0 का वैल्यू निकालना है ना। और एक चीज निकालने के लिए क्या बोला, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर निकालना है हम लोग को, है ना। इसको हम लोग नाम दे देते dt by dt3, ये हम लोग को निकालना है जब T3 टेम्परेचर, थर्ड टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, जब उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, है ना, तब अपने को उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी निकालना है ना। तो समझ में आया। तो चलो अब सब में फर्स्ट क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे देखो हमारे पास दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। तो दोनों के सब में पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग को पता है dt बाय dt इज इक्वल टू क्या होता है, c t माइनस T0, ओके ये हो गया 1 के लिए फॉर्मूला, है ना। तो अभी यहाँ पे डेल्टा t बाय डेल्टा t अगर ये 1 रहेगा तो यहाँ पे T1 आ जाएगा, ओके। ये c क्या रहता है, c रहता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए सेम रहेगा। अगर ऐसे ही हम लोग सेकंड कंडीशन का वैल्यू देखेंगे तो dt बाय dt 2 इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c T2 माइनस T0, वेयर T0 इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और दोनों कंडीशन में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैसा है, सेम है, कांस्टेंट है, वही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ना। बॉडी टेम्परेचर चेंज हुआ, बॉडी टेम्परेचर T1 T2 चेंज हुआ, पहले 50 था, फिर पहले 70 था, फिर 50 हुआ, है ना। और C की वैल्यू भी सेम है, कांस्टेंट है ना, वो भी कांस्टेंट है, ओके। तो अब हम लोग इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे हम लोग को T2 पता है, T1 पता है, C दोनों के लिए सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा T बाय dt1 डेल्टा T बाय dt2 ये हम लोग को पता है। तो T0 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करो, है ना। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, है ना। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, dt बाय dt1 डिवाइडेड बाय dt बाय dt2, ओके। इनके इक्वेशंस भी लिख लो, c T1 माइनस T0 डिवाइड बाय c T2 माइनस T0, ओके। c गेट कैंसल्ड, ओके। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर दो, डेल्टा T बाय T1 की वैल्यू कितनी है 0.05 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी है 0.025 इज इक्वल टू, देखो T1 की वैल्यू कितनी है, T1 है 70 माइनस T0 डिवाइड बाय T2 कितना है, T2 है हमारा 50 माइनस T0, ओके। अब देखो 0.05 को 0.025 से हम लोग इजीली डिवाइड कर सकते हैं ना। तो इसको 0.05 को डिवाइड बाय 0.025 करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर आ जाएगा 2, है ना। तो अब देखो यहाँ पे लिखता होगा मैं, ये देखो 0.05 डिवाइड 0.025 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एज इट इज 70 माइनस T0 डिवाइडेड बाय 50 माइनस T0, ओके। अब ये 50 माइनस T0 को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 50 माइनस T0 इज इक्वल टू 70 माइनस T0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 50 कितना हो गया 100, 2 इंटू T0
2t0 इज इक्वल टू 70 माइनस t0। अब t0 की वैल्यू एक साइड में लेके आओ, ये 70 को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा 100 माइनस 70 इज इक्वल टू ये माइनस 2t है, उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 2t0 और ये माइनस t0 एज इट इज। ओके 100 में से 70 गया तो कितना बचेगा 30 इज इक्वल, देखो 2t0 में से एक t0 चला गया तो क्या बचेगा सिंगल t0 है ना, प्लस t0 बचेगा है ना। तो देखो t0 दैट इज सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो तो यहाँ पे t0 का वैल्यू हम लोग को मिल गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके तो यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। अब नेक्स्ट वैल्यू और एक पूछा है अपने को, क्या पूछा है देखो प्रॉब्लम में क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ कूलिंग व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल स्फीयर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। मतलब T3 जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो dt बाई dt 3 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, डेल्टा t बाई dt का भी इक्वेशन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, डेल्टा t बाई dt 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c t3 माइनस t0। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे है ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से 1 या 2 कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे हम लोग है ना। तो 2 को कर लेते हैं, तो देखो 2 को हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो डेल्टा t बाय dt 2 इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा c t2 माइनस t0। ओके c गेट कैंसल्ड। ओके और देखो डेल्टा t बाई dt का वैल्यू हम लोग को 2 का वैल्यू पता है, ये कितना है, ये 0.025 है ना। तो यहाँ पे ये वाली नीचे की वैल्यू मिटा देते हैं हम लोग। देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा t बाय dt 3 डिवाइडेड बाय dt बाय dt 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, t3 का वैल्यू कितना है 40 है, देखो 40 माइनस t0 का वैल्यू हम लोग को मिला अभी कितना है 30 है। ओके डिवाइड बाय t2 का वैल्यू कितना है, t2 का वैल्यू है 50 माइनस 30। ओके अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 20, 10 बाय 20 मतलब सिंपल 1/2। ओके तो अब यहां से हम लोग को एक रिलेशन मिल जाएगा, डेल्टा t बाय dt 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स dt बाय dt 2 है ना। अबे दोनों में एक हम लोग को रिलेशन मिल गया, dt बाई dt 2 का वैल्यू हम लोग को प्रॉब्लम में दिया है विच इज 0.025 है ना। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं और अपने को अभी यहाँ पे फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, dt बाय dt 3 है ना, इसके लिए क्या करेंगे 1/2 इंटू, अबे dt बाई dt 2 का वैल्यू कितना है 0.025। तो अब ये इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे हम लोग को dt बाय dt 3 विच इज नथिंग बट रेट ऑफ कूलिंग एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू मिल जाएगा 0.0125 है ना डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड है ना। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर है ना, और यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5 है ना। तो समय पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज लीनियरली है ना with absolute temperature if its pressure is held constant. Suppose the gas does not liquefy even at a very low temperature है ना, गैस लिक्विफाई नहीं हो रहा है even at very low temperature. At what temperature will the volume of the gas be ideally zero है ना। देखो आइडियली जीरो क्या बोल रहा है वो कि गैस है, गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कूल कर रहे हैं, वो लिक्विफाई नहीं हो रहा है और उसको इतना कूल कर रहे हैं हम लोग। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा है ना। अब अपने को पता है कोई भी चीज की टेंडेंसी होती है, गैस की टेंडेंसी क्या होती है कि जैसे जैसे हम लोग उसको कूल करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम कम होते जाता है, वो कॉम्प्रेस होते जाता है ना, सिकुड़ते जाता है वो है ना। तो अब जितना उसका टेम्परेचर हम लोग कम कम करते जाएंगे, उसको कूल करते जाएंगे तो ऐसा एक टेम्परेचर आएगा जहां पे उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ये आइडियल टेम्परेचर है, एक्चुअल प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं है ना। तो वो टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे वो होगा वो हम लोग को पूछ रहा है ना। अब इसका आंसर बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए भी हम लोग बता सकते हैं अगर आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है वो पता होगा तो है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब एक ऐसा आइडियल टेम्परेचर है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जहां पे क्या होता है वॉल्यूम किसी भी चीज का जीरो हो जाता है।
है ना, दैट इज -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री केल्विन बोलते हैं हम लोग इसको, है ना। तो देखो अब सिंपल से प्रॉब्लम में क्या बोला है हम लोग को, इतना उसको हम लोग कूल डाउन करेंगे, इतना कूल डाउन करेंगे कि उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। आइडियली उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो 0 किस टेम्परेचर पे होगा वो हम लोग को निकालना। इसके लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का हेल्प ले लेंगे, विच इज नथिंग बट PV इज इक्वल टू nRT। ओके, यहां पे क्या बोल रहा है, ऐसे पॉइंट पे टेम्परेचर निकालना जहां पे वॉल्यूम 0 हो जाएगा, है ना। अब वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन में अगर वॉल्यूम की वैल्यू अगर हम लोग 0 लग देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया तो nRT इज इक्वल टू 0, मतलब सिंपली टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन, है ना। तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री केल्विन। तो 0 डिग्री केल्विन पे ही ये पॉसिबल है, वो भी आइडियली नॉट प्रैक्टिकली। ओके, समझ में आया प्रॉब्लम, देखो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं इसमें, है ना। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6। तो चलो प्रॉब्लम का समय पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इन ओल्डन डेज व्हाइल लेइंग द रेल फॉर ट्रेन्स स्मॉल गैप्स यूज्ड टू बी लेफ्ट बिटवीन द रेल सेक्शन टू अलाउड फॉर थर्मल एक्सपांशन, है ना। तो थर्मल एक्सपांशन पता है हम लोग को, जो भी रेल ट्रैक्स होते हैं तो रेल ट्रैक्स के बीच में हम लोग क्या करते थे, पहले कुछ गैप छोड़ते थे, है ना। वो गैप क्यों छोड़ते थे, बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपांशन। जैसे वो टेम्परेचर को एक्सपोज होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मेटल क्या होगा, एक्सपांड होगा, तो एक्सपांड होकर वो गैप भर जाएगा, इसलिए कुछ गैप छोड़ते थे, है ना। तो देखो अभी वो गैप क्या बोला, सपोज द रेल्स आर लेड एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। रेल्स को हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे लगाया 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, विच इज आवर T1 यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन डाटा भी लिख देते हैं हम लोग साथ में, T1 दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और आगे पढ़ लेते क्या बोल रहा है, if the maximum temperature in the region is 45 डिग्री सेंटीग्रेड ना, तो मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज T2 हम लोग को मिल रहा है कितना, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब देखो आगे पढ़ लेते क्या बोल रहा है, एंड द लेंथ ऑफ ईच रेल सेक्शन इज 10 मीटर, लेंथ ऑफ ईच रेल सेक्शन 10 मीटर है। What should be the gap left given that alpha is equals to 1.2 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री केल्विन, है ना। या फिर अल्फा मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को लेंथ भी दिया है, लेंथ ऑफ सेक्शन कितना है 10 मीटर, L1 का वैल्यू दिया है ना। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का वैल्यू 5, 1.2 into 10 to the power minus 5, है ना, पर डिग्री केल्विन। और डिग्री केल्विन रेस्ट हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द गैप लेफ्ट। गैप लेफ्ट मतलब कितना गैप होना चाहिए, दो लेंथ के बीच में का गैप कितना रहेगा वो निकालना है। तो उसके लिए सिंपल से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल से अल्फा का फॉर्मूला यूज करना है। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 T2 माइनस T1, ये वाला हमारा अल्फा का फॉर्मूला है ना। अवेयर L2 माइनस L1 क्या है, चेंज इन द लेंथ, इंक्रीज इन द लेंथ, या फिर जो भी गैप है, जो गैप हम लोगों ने छोड़ा जो भर जाएगा, है ना, तो वो कितना गैप होना चाहिए, कितना डिफरेंस होना चाहिए दो लेंथ में, वो हम लोग को एग्जैक्टली यहाँ पे निकालना है। मतलब L2 माइनस L1 की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालनी है इस प्रॉब्लम, है ना। तो चलो फॉर्मूले को L2 माइनस L1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये पूरा का पूरा डिवाइडेशन का टर्म इधर आ जाएगा अल्फा के साथ में, है ना। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू L1 इंटू T2 माइनस T1, है ना। अब यहाँ के सारे वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता है, पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.2 इंटू 10 to the power minus 5, है ना, इंटू L1 कितना है, L1 इज 10 मीटर, है ना। T2 है हमारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T1 27। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 to the power minus 5 एज इट इज, है ना, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू ये, इसमें से कितना बचा 18, है ना। अब देखो 10 इंटू 18 क्या हो जाएगा 180, है ना। तो देखो यहाँ पे 1.2 इंटू 180 इंटू 10 to the power minus 5। ओके, अब ये 1.2 इंटू 180 हम लोग इजीली कर सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दी रिक्वायर्ड गैप जो भी होना चाहिए उसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 21.6 इंटू 10 to the power minus 4 मीटर, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 2.16 mm। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7, है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम,
a blacksmith fixes iron ring on the rim of the wooden wheel of a bullock cart, है ना। बुलक कार्ट मतलब आप लोग को पता है बैलगाड़ी होती थी, उसका जो व्हील होता है वो वुडन का व्हील होता है ना, और उसके ऊपर ग्रिप के लिए क्या करते हैं, एक आयरन रिंग उसके ऊपर हम लोग चढ़ा देते हैं उस व्हील पे, है ना। अब देखो, अब आगे क्या बोल रहा है, the diameter of the wooden rim and the iron ring are 1.5 meter and 1.47 meter respectively, है ना। तो दोनों का भी हम लोग को डायमीटर दिया है, वुडन रिंग और आयरन रिंग दोनों का डायमीटर दिया। ऑब्वियसली जो आयरन रिंग है उसका डायमीटर थोड़ा सा कम होता है वुडन रिंग से, क्यों, क्योंकि वो टाइट अच्छे से प्रॉपरली बैठ जाए, है ना। D1 बी द डायमीटर ऑफ आयरन रिंग दैट इज 1.47 मीटर, है ना, और D2 बी द डायमीटर ऑफ वुडन रिंग, है ना। बुलक कार्ट का रिंग कितना है, 1.5 मीटर डायमीटर दिया है ना। अब देखो, अब आगे क्या बोलते, रिस्पेक्टिवली एट रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ना। तो टेम्परेचर की वैल्यू दे दी हम लोग को T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो T1 का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो व्हाट टेम्परेचर शुड द आयरन रिंग बी हीटेड so that it can fit the rim of the wheel, है ना। अल्फा दिया है हम लोग को आयरन का 1.2 इंटू 10⁻⁵, है ना। अल्फा की वैल्यू दे दिया हम लोग को 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री केल्विन, और डिग्री केल्विन रेज़ टू -1, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सब में पहले आप लोग को ये समझना होगा कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे आयरन रिंग बुलक कार्ट पे चढ़ाया जाता है। देखो, अभी जो वुडन बुलक कार्ट है उसको क्या करते हैं, जो भी आयरन रिंग है हमारा, आयरन रिंग को हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, जैसे ऑब्वियसली मैंने बताया कि आयरन रिंग का जो डायमीटर है वो कम रहेगा और बुलक कार्ट का जो वुडन रिंग है उसका डायमीटर बड़ा रहेगा, है ना। तो उसको इसमें फिक्स कैसे करेंगे, आयरन को क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद आयरन रिंग क्या होता है, एक्सपांड होता है ना। तो वो जैसे एक्सपांड हो जाएगा तो उसको वुडन व्हील के अंदर फिट कर देते, फिर छोड़ देते, है ना। तो फिर वापस जैसे वो कूल डाउन होगा, कूल डाउन ठंडा होगा, तो वापस मेटल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अपने आप वो वुडन व्हील के अंदर क्या होगा, फिट बैठ जाएगा प्रॉपर, है ना। तो ये वो प्रोसेस होता है। तो हम लोग को एग्जैक्टली निकालना क्या है, हम लोग को निकालना की टू व्हाट टेम्परेचर शुड द आयरन रिंग बी हीटेड, मतलब आयरन रिंग को कितने टेम्परेचर तक हम लोग को आयरन रिंग को हीट करना है ताकि वो इजीली उसके अंदर फिट बैठ जाए वुडन रिंग के अंदर, वो हम लोग को निकालना है। मतलब T2 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना है, T2 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, अब सब में इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे, देखोगे तो L1 L2 हम लोग को दिया ही नहीं, बच्चे परेशान। L1 L2 क्या है, लेंथ, है ना। हर बार हम लोगों ने देखा लीनियर एक्सपेंशन था, लेकिन यहाँ पे रिंग कैसा है, रिंग डायमीटर के शेप में है, ऐसा गोल है डायमीटर के शेप में, है ना। तो डायमीटर है, ये रिंग है, लेकिन ये रिंग को अगर हम लोग यहाँ से ब्रेक कर दे, उसको स्ट्रेट स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दे, तो इसका लेंथ क्या रहेगा, दिस लेंथ इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल, है ना। ये सर्कल का सर्कमफरेंस रहेगा, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं हमारा आयरन रिंग की लेंथ की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पाई d1, है ना। तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ आयरन रिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई d1 सर्कमफरेंस का, है ना। और उसी तरह से लेंथ ऑफ वुडन रिंग, जो भी वुडन रिंग है उसका लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू d2, है ना। सर्कमफरेंस ऑफ वुडन बुलक कार्ट का जो भी वुडन रिम है उसका सर्कमफरेंस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लेंथ हो जाएगा ना। तो L1 की जगह पे पाई d1 और L2 की जगह पे पाई d2 हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू सिंपल L2 माइनस L1 होल डिवाइडेड बाय L1 इंटू T2 माइनस T1। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है T2, तो T2 माइनस T1 के टर्म को इधर लेके आ जाओ, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू यहाँ पे L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1, और ये अल्फा इधर आ जाएगा इनटू अल्फा। अब L1 L2 के जगह पे ये वैल्यूज पुट अप कर दो, है ना। तो देखो L2 इज इक्वल टू क्या है, पाई इंटू D2 माइनस L1 इज इक्वल टू क्या है, पाई इंटू D1 डिवाइड बाय L1, अल्फा को साइड में रखो, L1 क्या है, पाई इंटू D1। ओके, अब यहाँ पे पाई कॉमन है, पाई को कॉमन निकाल लो यहाँ से ना, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू D2 माइनस D1 डिवाइड बाय पाई इंटू D1 इंटू अल्फा, ये पाई पाई गेट कैंसल्ड। ओके, अब यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम लोग। D2 D1 हम लोग को पता है, D2 है 1.5, तो 1.5 माइनस 1.47 डिवाइड बाय D1 कितना है, D1 है हमारा 1.47 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है,
1.2 इंटू 10⁻⁻5। ओके, अब देखो, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो 1.5 में से 1.47 गया तो कितना बचा, हम लोग को मिल जाएगा 0.03, है ना, होल डिवाइड बाय, देखो 10⁻⁻5 है, इसको ऊपर लेके आ जाओ, है ना, तो 10⁻⁻5 ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा 10⁻+5। ओके, अब यहाँ पे देखो 1.47 इंटू 1.2 एज इट इज, है ना। अब देखो 0.03 को इंटू 10⁻5 कर देंगे तो इसको सिंपल हम लोग 3000 लिख सकते हैं। ओके, ये 0.03 में 5 जीरो बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो तो ये 2 पॉइंट खा लेंगे और बाकी के 3 जीरो आगे आ गए। ओके, डिवाइडेड बाय 1.47 इंटू 1.2, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को T2 माइनस T1 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 1701 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हम लोग को निकालना है T2, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1701, ये माइनस T1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस T1, तो 1701 प्लस T1 का वैल्यू कितना है 27, तो इसके अंदर 27 को ऐड कर दो तो यहाँ पे हम लोग को T2 का वैल्यू 1728 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो जो भी हमारा आयरन व्हील है उसको हम लोग को 1728 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्रॉपरली फिट कर देंगे हम लोग वुडन व्हील में, तो वो प्रॉपरली बैठ जाएगा, है ना। समझ में आया प्रॉब्लम? तो देखो प्रॉब्लम समझ में आया तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9। ओके, तो सब में पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, इन अ रैंडम टेम्परेचर स्केल x, एक टेम्परेचर स्केल है, रैंडम स्केल है जिसका नाम है x, वाटर बॉइल्स एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ x, है ना, मतलब x स्केल के हिसाब से 200 डिग्री पे वाटर बॉयल हो रहा है ना, एंड फ्रीजेज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ्रीज कहां पे हो रहा है, फ्रीज हो रहा है वो 20 डिग्री के हिसाब से उस x स्केल के। ओके, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन दिस स्केल, है ना, तो उस स्केल पे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है हम लोग को उस लिक्विड का। ओके, इफ इट बॉइल्स एट 62 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड की स्केल के हिसाब से दिया 62 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, लेकिन एक्स स्केल के हिसाब से कितना है वो हम लोग को निकालना। सेंटीग्रेड स्केल के हिसाब से 62 दिया है, लेकिन एक्स स्केल के हिसाब से कितना है वो हम लोग को निकालना। ओके, तो चलो अब सब में पहले गिवन डाटा यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है। एक्स स्केल के हिसाब से क्या क्या दिया है वो देखते हैं। देखो रैंडम स्केल एक्स से वाटर बॉइल्स एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं सॉरी डिग्री एक्स। ओके, तो वाटर बॉइल्स मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर जो है ना, वो जो भी वाटर है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हम लोग को कितना दिया है, बॉइलिंग टेम्परेचर 200 डिग्री ऑफ एक्स एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना दिया है 20 डिग्री ऑफ एक्स दिया है ना। और हम लोग को क्या बोला है कि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लिक्विड जो भी है वो बॉइल हो रहा है। ओके, देखो यहां से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि राइज ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, सेंटीग्रेड के स्केल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए हम लोग को क्लियरली बोला फ्रीजिंग पॉइंट 20 है और बॉइलिंग पॉइंट में कहा है 200 पे, है ना, तो राइज ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 डिग्री ऑफ एक्स माइनस 20 डिग्री ऑफ एक्स, है ना। देखो 200 में से 20 क्या तो कितना 180 डिग्री ऑफ एक्स, है ना। अब देखो अपने सेंटीग्रेड के स्केल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री ऑफ एक्स है ना, एक चीज अपने को मिल गई। अब देखो अब अपने को निकालना क्या है, अपने को क्या बोला है कि वो जो भी वाटर है उसको हम लोग कितना 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा वो बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड के पहुंच जाएगा, 62 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे तो, है ना। अब यहां से हम लोग एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं कि देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है 180 डिग्री ऑफ एक्स है ना, तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाउ मच डिग्री ऑफ एक्स है ये हम लोग को निकालना है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है हाउ मच डिग्री ऑफ एक्स की ये वैल्यू निकालना है। मैं क्या बोल रहा हूं देखो डिग्री सेंटीग्रेड के स्केल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डिग्री एक्स के स्केल में 180 डिग्री ऑफ एक्स है ना, तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड के स्केल में हाउ मच डिग्री ऑफ एक्स है वही हम लोग को निकालना है एग्जैक्टली, बाकी कुछ नहीं निकालना। ओके, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे इस x को इधर लेके आ जाए ना, तो ये x डिग्री इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 62 तो ऑलरेडी इधर है, 180 इधर क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 180, ये 100 इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, है ना, तो क्या हो जाएगा 62 इंटू देखो 180 बाय 100 क्या हो जाएगा 1.8, तो 62 इंटू 1.8 कर देंगे हम लोग
तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 111.6 डिग्री एक्स, है ना। तो 111.6 डिग्री एक्स होगा, 62 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 111.6 डिग्री ऑफ एक्स होगा एक्स स्केल के हिसाब से, है ना। लेकिन क्योंकि ये जो एक्स स्केल है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, वो फ्रीजिंग पॉइंट उसका 20 डिग्री एक्स है। अपना फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के स्केल में 0 होता है ना, लेकिन यहाँ पे कितना है 20 है। तो उस 20 को इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्केल कहां से स्टार्ट हो रही है ना, इसकी स्केल फ्रीजिंग पॉइंट के पहले 20 से स्टार्ट हो रही है ना। तो इसके लिए इसमें हम लोग को और 20 ऐड करना पड़ेगा। तो एक्स स्केल में और 20 इस एक्स का ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 131.6 डिग्री ऑफ एक्स इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, है ना, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड ऑन दैट एक्स स्केल, है ना। उस एक्स स्केल पे उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 131.6 डिग्री ऑफ एक्स, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उस लिक्विड का, है ना, उस एक्स स्केल के हिसाब से। ओके, समझ में आया ये। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9। नंबर 9 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, गैस एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड इज कूल्ड until both its pressure and volume are half, है ना, कैलकुलेट इट्स फाइनल टेम्परेचर। ओके, देखो क्या बोल रहा है, एक गैस है, उसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हम लोग को, मतलब T1 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, T1 का वैल्यू दिया है हम लोग को 900 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो T1 दिया है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो इसको डिग्री केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, 900 प्लस 273.15, है ना। तो T1 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 1173.15 डिग्री केल्विन, है ना। अब देखो प्रॉब्लम में हम लोग को क्या बोला, जो भी इसके फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम के वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से कैसे है, हाफ है ना। मतलब यहाँ पे सिंपल V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ V1, है ना, और P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ P1। ओके, ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिए हुए है ना। क्वेश्चन के लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का हेल्प ले लेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है ना। तो यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, है ना। या फिर हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते, क्या करेंगे, P1 V1 डिवाइड बाई T1 को इधर लेके आ जाओ ना, इज इक्वल टू क्या हो गया N इंटू R, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, है ना। और उसी तरह से P2 V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT2 सेकंड। तो इसके लिए इक्वेशन बन गया हमारा। तो यहाँ पे अगर T2 को इधर लेके आ गया हम लोग, तो क्या हो जाएगा P2 V2 बाय T2 इज इक्वल टू N इंटू R, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो LHS इज इक्वल टू RHS होता है, तो यहाँ पे NR ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू जो कि सेम है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 होता है। ये डायरेक्टली भी फॉर्मूला, डायरेक्टली भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। अब T2 को अगर इधर लेके आ जाओ आप और P1 V1 को उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय V2, ये P1 V1 नीचे आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा P1 डिवाइड बाय V1, है ना, P1 V1। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे T1 की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पता है, तो T1 को उधर लेके चले जाओ। देखो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1 इंटू T1। ओके, अब यहाँ पे देखो P2 और V2 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे V2 इज इक्वल टू क्या है 1/2 V1 है ना, और P2 इज इक्वल टू क्या है 1/2 P1। ये वैल्यूज यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। P2 के जगह पे क्या पुट करेंगे 1/2 P1, और V2 के जगह पे क्या पुट करेंगे 1/2 V1 डिवाइडेड बाय P1 और V1 इंटू T1। ओके, ये P1 कैंसल, ये V1 कैंसल। ओके, अब देखो यहाँ पे ये T1 है, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल 1/2 इंटू 1/2 इंटू T1, 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1/4 इंटू T1 की वैल्यू कितनी है 1173.15, है ना। अब यहां से हम लोग को सिंपली कैलकुलेट करके T2 का वैल्यू मिल जाएगा। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1173.15 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर दैट इज T2 का वैल्यू हम लोग को मिल जाए 293.287 डिग्री केल्विन, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को, ये हम लोग को फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, है ना। और यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम खत्म होता है।
ओके चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10 है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो क्या बोल रहा है, एन एल्यूमिनियम रॉड एंड आयरन रॉड शोज 1.5 मीटर डिफरेंस इन देयर लेंथ्स व्हेन हीटेड एट ऑल टेम्परेचर्स, है ना। What are their lengths at 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनके कितने लेंस रहेंगे वो हम लोग को निकालना है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्यूमिनियम इज 24.5 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade and that for iron is 11.9 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, है ना। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिख लेते हैं हम लोग, है ना। अल्फा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर, सबसे पहले क्या दिया है हम लोग को, फॉर एल्यूमिनियम 24.5 है ना। अल्फा फॉर एल्यूमिनियम कितना है 24.5 into 10 raised to power 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और आयरन, अल्फा फॉर आयरन इज 11.9 into 10 raised to power minus 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब और क्या बोला है हम लोग को, स्टार्टिंग में हम लोग को प्रॉब्लम में क्या बोला है कि लेंथ, जब भी उनको हर एक टेम्परेचर पे हम लोग हीट करते जाएंगे तो क्या होगा, ऑल टेम्परेचर्स पे जो आयरन और एल्यूमिनियम के रॉड है दोनों के लेंथ के बीच में का जो डिफरेंस रहेगा वो 1.5 मीटर रहेगा, है ना। जैसे कि हम लोग को पता है कि जैसे हम लोग मेटल को हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होता है, मेटल को कूल करते हैं, कम टेम्परेचर्स का रिड्यूस करते हैं तो कॉन्टैक्ट होता है ना। तो ये दोनों रॉड को हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज या रिड्यूस करेंगे तो उनके लेंथ में जो डिफरेंस रहेगा 1.5 मीटर का रहेगा हमेशा, है ना। तो लेंथ ऑफ आयरन माइनस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑलवेज 1.5 मीटर, है ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, इनके लेंथ निकालना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग को लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ आयरन और लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है बेसिकली, है ना। तो अभी पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंसिविटी अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 इंटू T2 माइनस T1, है ना। तो ये होता है हमारा अल्फा का बेसिक फॉर्मूला। अब एक कंडीशन क्रिएट करते हैं। अब मान लेते हैं कि आयरन रॉड को, फर्स्ट आयरन रॉड को हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किया, है ना। तो यहाँ पे अल्फा ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले देखो लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट टेम्परेचर T, है ना, माइनस यहाँ पे Ti कर देते आई फॉर आयरन, माइनस लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो T से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गए हम लोग, T2 से L2 से L1 तक, है ना। लेंथ वहां से वहां तक आ गई। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा L1, L1 मतलब क्या आ जाएगा हमारा L0, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आए हम लोग, है ना, इंटू T माइनस T0, है ना। तो T से T0 तक हम लोगों ने इसको कूल किया, है ना। अब देखो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाओ तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट T टेम्परेचर माइनस लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा ऑफ आई इंटू L0 ऑफ आई इंटू T माइनस T0। ओके, अब सेम हम लोग एल्यूमिनियम रॉड के लिए भी समझते हैं कि एल्यूमिनियम रॉड को भी हम लोगों ने सेम इसी के साथ में एक टेम्परेचर T से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किया, क्योंकि हम लोग को बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों की लेंथ कितनी है वो हम लोग को निकालना है ना। तो अब हम लोग एल्यूमिनियम रॉड के लिए देखते हैं, अल्फा एल्यूमिनियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, T एल्यूमिनियम माइनस L0 ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय L0 ऑफ एल्यूमिनियम इनटू यहाँ पे क्या आएगा T माइनस T0। देखो T माइनस T0 और T माइनस T0 ये दोनों टेम्परेचर यहाँ पे दोनों के लिए सेम है ना। इसको भी T से T0 तक लाया, इसको भी T से T0 तक लाया। ओके, अब चेंज इन लेंथ फ्रॉम T टेम्परेचर से 0 टेम्परेचर तक की जो चेंज इन लेंथ हुई है उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे T टेम्परेचर एल्यूमिनियम रॉड को T टेम्परेचर से एल्यूमिनियम रॉड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोगों ने लाया, तो जो चेंज इन टेम्परेचर है उसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू L0 ऑफ एल्यूमिनियम इंटू T माइनस T0। ओके, अब यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया और यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया। इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट टेम्परेचर T माइनस लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड एट टेम्परेचर T माइनस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये दोनों का जो डिफरेंस है ये सेम रहेगा, है ना। प्रॉब्लम में हमको बताया ये चीज, है ना। तो ये क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एल टी ऑफ एल्यूमिनियम माइनस L0 ऑफ एल्यूमिनियम के जगह पे LTI माइनस L0I लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, देखो LTI माइनस L0 ऑफ I इज इक्वल टू अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू L0 ऑफ एल्यूमिनियम इंटू T माइनस T0। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। अब देखो इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, है ना। इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 में आपको क्या दिख रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS होते हैं। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हम लोग कर सकते हैं ना। ये दोनों साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हम लोग बता सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग अल्फा ऑफ I इज इक्वल टू L0I इंटू T माइनस T0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू L0 ऑफ एल्यूमिनियम इंटू T माइनस T0, है ना। ये चीज लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो T माइनस T0 यहाँ पे भी सेम है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, अल्फा ऑफ आयरन इंटू L0 ऑफ आयरन इज इक्वल टू अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू L0 ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। ये चीज हम लोग बोल सकते हैं ना। अब इस अल्फा ऑफ आयरन को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो L0 ऑफ आयरन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय अल्फा ऑफ आयरन इंटू क्या हो जाएगा, ये L0 ऑफ एल्यूमिनियम एज इट इज। ओके, अब हम लोग को ये अल्फा के दोनों के वैल्यू यहाँ पे पता है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर दो, है ना। अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम है 24.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय अल्फा ऑफ आयरन कितना है 11.9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू L0 ऑफ एल्यूमिनियम है। ओके, अब देखो अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखो यहाँ से 10⁻⁻6 गेट कैंसिल, है ना। अब देखो L0I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24.5 डिवाइडेड बाय 11.9 इंटू L0 ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों में एक रिलेशन मिल गया हम लोग को यहाँ। ओके, अब देखो अब क्या करना है, अब सिंपल हम लोग को ये जो हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन मिला है, लेंथ ऑफ आयरन रॉड माइनस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1.5 मीटर है। इसमें यहाँ पे लेंथ ऑफ आयरन का L0 ऑफ आयरन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है ना, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वैल्यू कितना है आयरन का 24.5 डिवाइडेड बाय 11.9 इंटू L0 ऑफ एल्यूमिनियम माइनस L0 ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1.5। ओके, अब L0 ऑफ एल्यूमिनियम को कॉमन निकाल लो यहाँ से, है ना। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 24.5 डिवाइडेड बाय 11.9 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना। तो देखो L0 ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, देखो ये क्या हो जाएगा 24.5 माइनस 11.9 इंटू 1 11.9 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 11.9 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 1.5। अब इसको उधर लेके चले जाओ, है ना। इसको उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा L0 ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ये उधर चला गया, देखिए 11 इधर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 11.9 डिवाइडेड बाय ये ऊपर का पूरा डिवाइडेशन में चला जाएगा 24.5 माइनस 11.9 ये 1.5 इंटू 11.9 को एज इट इज रख दो, इसको इसमें से माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा 12.6। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये सारा कैलकुलेशन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग को लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 1.416 मीटर, है ना। तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.416 मीटर, ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है ना। अब निकालना है लेंथ ऑफ आयरन रॉड, है ना। लेंथ ऑफ आयरन रॉड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल हम लोग को इक्वेशन पता है, लेंथ ऑफ आयरन रॉड माइनस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इज इक्वल टू 1.5 मीटर है दैट ऑल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, कोई भी टेम्परेचर पे ये डिफरेंस हमेशा रहेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1.5 मीटर, है ना। अब लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमको दिया हुआ है ना।
तो यहाँ से हम लोग आयरन रॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5, ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 1.5 प्लस 1.416 है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 2.916 मीटर है ना। तो ये मिल गया लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग को दोनों रॉड्स के वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 11 है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल इफ 50 कैलोरी ऑफ हीट इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 6 kg ऑफ द मेटल फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 62 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया है, हम लोग को सब में फर्स्ट तो इसको रफ कर लेते हैं हम लोग और गिवन डाटा लिखते हैं, कैलकुलेशन रफ कर देंगे। देखो फर्स्ट क्या बोला हम लोग को, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल इफ 50 कैलोरी ऑफ हीट है ना। 50 कैलोरी ऑफ हीट मतलब हीट दिया हम लोग को, हीट को डिनोट करते हैं हम लोग क्यू, लेटर क्यू से है ना। तो 50 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 6 kg ऑफ मेटल। मतलब मेटल का मास दिया है, मास ऑफ मेटल कितना दिया है 6 किलोग्राम, 6 kg दिया है ना। तो कहां से कहां तक लेके जाना, फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है ना। मतलब T1 हम लोग को दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और T2 का वैल्यू दिया है हम लोग को 62 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, बेसिकली क्या निकालने के लिए बोला है हम लोग को, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट है ना। स्पेसिफिक हीट को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर एस से, तो एस की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना है ना। तो इसके लिए बेसिक सा हमको फॉर्मूला हीट का पता है, Q इज इक्वल टू क्या रहता है, Q इज इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला रहता है MS इंटू डेल्टा टी है ना। डेल्टा टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, M इंटू एस इंटू चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1 है ना, राइज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर है ना। Q इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब हम लोग को निकालना है S, तो S के फॉर्म में फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लो, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई M इंटू T2 माइनस T1 की वैल्यू इधर नीचे आ जाएगी। ओके, अब इस फॉर्मूले में सारे के सारे वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट कर देना। की वैल्यू कितनी है 50 है ना, डिवाइडेड बाय देखो M कितना है, M है हमारा 6 और T2 है 62 माइनस 20। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 62 माइनस 20 कितना हो जाएगा 42 है ना। तो 6 इंटू 42। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 3 जा 6 हो जाएगा और 250 जा 25 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 42। अब ये कैलकुलेशन एकदम सिंपल हो गया ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो S का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 0.1984 कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो ये मिल गया हम लोग को स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है ना, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 12 है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए कॉपर रॉड with temperature difference 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ना is 1500 कैलोरी पर सेकंड है ना। तो फाइंड दी थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर रॉड है ना। क्या निकालना है हम लोग को, थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है कॉपर रॉड का है ना। तो सब में पहले गिवन डाटा लिख देते हैं हम लोग, क्या क्या दिया है हम लोग को प्रॉब्लम में। तो सब में फर्स्ट देखो क्या दिया है हम लोग को, टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज T1 माइनस T2 की वैल्यू दी है हम लोग को 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और क्या दिया है, और हम लोग को दिया है 1500 कैलोरी पर सेकंड है ना। तो 1500 कैलोरी पर सेकंड मतलब हीट दिया है, हीट है ना, हीट रेट ऑफ हीट दिया है, रेट ऑफ हीट मतलब हीट पर सेकंड है ना। मतलब Q बाई टी का वैल्यू दिया है, इन शॉर्ट बोलेंगे तो Q बाई टी है ना। हीट पर यूनिट टाइम का वैल्यू दिया है ना, उसके यूनिट से हम लोग को समझ जाना चाहिए। उसने यूनिट क्या बोला है प्रॉब्लम देखो, 1500 कैलोरी पर सेकंड है ना। कैलोरी मतलब वो हीट का यूनिट है, पर सेकंड मतलब Q बाई टी की वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली दिया है ना। कितना दिया है 1500 है ना, इसका यूनिट है कैलोरी पर सेकंड। ओके, और कुछ दिया है क्या हम लोग को, और कुछ दिया भी नहीं है। निकालना क्या हम लोग को, थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। थर्मल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग RT से नोट करते हैं है ना, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना। यहाँ पे सिंपल एक ही फॉर्मूले में आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली।
दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, आरटी का फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय Q बाय T। ओके, अब सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। T1 माइनस T2 का वैल्यू दिया हम लोग को 30 है ना, और Q बाय T का वैल्यू डायरेक्टली दिया है 1500। ओके, ये जीरो कैंसिल है ना, देखो 3 बाय 150, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02 है ना। देखो थर्मल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू कितना मिल गया, 0.02 डिग्री सेल्सियस पर कैलोरी पर सेकंड। ओके, तो ये मिल गया हमारा आंसर और यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो चुका है ना। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 13 है ना। तो चलो सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एन इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 20 मिनट्स है ना, एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसको 20 मिनट लग रहा है टू हीट ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू बॉइलिंग पॉइंट है ना। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हम लोग को पता है ना। एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसको 20 मिनट लग रहा है कि एक सर्टेन क्वांटिटी, एक सर्टेन मास ऑफ वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए है ना। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, देखो इट रिक्वायर्स 90 मिनट्स है ना। अब उसको 90 मिनट लगा, उसी इलेक्ट्रिक केटल को कितना लग रहा है, 90 मिनट लग रहा है, 90 मिनट लग रहा है टू टर्न ऑल द वाटर है ना। जितना भी वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाया गया है उसको क्या करना है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए ना। अब पहले 2 स्टेप में बता रहा है प्रॉब्लम। देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने, देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में वाटर को, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर को 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग को 20 मिनट लग रहे हैं ना। टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट्स लग रहा है ना। अब ये जो वाटर को हम लोगों ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचाया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल हो रहा है वो, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए ना, उसी इलेक्ट्रिकल केटल से इसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए है ना, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए उसी सेम इलेक्ट्रिकल केटल को कितना मिनट लग रहा है, 90 मिनट लग रहा है ना। अब देखो यहाँ पे कौन सा हीट आने वाला है, इट इज सेंसिबल हीट है ना। ये वाला हीट है सेंसिबल हीट, जहां पे टेम्परेचर राइज हो रहा है ना। और ये वाला हीट कौन सा है, ये वाला हीट है लैटेंट हीट है ना, जहां पे टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। ये भी 100 पे वाटर था, 100 पे स्टीम बना, लेकिन फेज चेंज हुआ। जहां पे फेज चेंज होता है वहां पे क्या आता है, लैटेंट हीट आता है ना। समझ में आया। तो 2 फेजेस यहाँ पे बताया है ना। पहले 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को हीट किया, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर उसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 90 मिनट लगा है ना, जहां पे लैटेंट हीट आया। ओके, अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है देखते हैं। It requires 90 minutes to turn all of the water into 100 degree centigrade into a steam है ना। आगे क्या बोल रहा है, find the latent heat of vaporization है ना। हम लोगों को क्या निकालना है, latent heat of vaporization निकालना है, LV का वैल्यू निकालना है। Speak latent heat of water is 1 calorie per gram degree centigrade है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को सब में फर्स्ट तो हम लोग को पता है कि सेंसिबल हीट है। सेंसिबल हीट के लिए 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ये फेज है, यहाँ पे Q का फॉर्मूला, हीट जो भी हीट यूटिलाइज हुई, जो भी हीट इलेक्ट्रिकल केटल से गई है, एनर्जी गई है, तो Q1 मान लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ms इंटू dt है ना, या फिर डेल्टा T बोल सकते हैं हम लोग है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू m इंटू एस। एस का वैल्यू कितना है, स्पेसिफिक हीट कितना दिया हम लोग को, 1 दिया ना, 1 इंटू 1 इंटू dt। dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कहां से कहां चेंज हुआ, 0 से 100 गया है ना, तो 0 माइनस 100 चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो 0 माइनस 100 मतलब ये 100, 100 इंटू 1 मतलब 100, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 100 इंटू m। तो Q1 का वैल्यू आ गया 100 इंटू m। ओके, अब इसी तरह से जो सेंसिबल हीट, यहाँ पे जो लैटेंट हीट लग रही है फेज चेंज करने के लिए, वाटर टू स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए है ना, तो ये जो सेंसिबल हीट है इसको हम लोग Q2 मान लेते हैं है ना, फॉर स्टीम, वाटर टू स्टीम है ना। Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो लैटेंट हीट लगेगी यहाँ पे। लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, LV इंटू m है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मास। ओके, जो हमारा इलेक्ट्रिक केटल है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हीटिंग के लिए, वो कांस्टेंट रेट पे प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई उसको कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हीट एनर्जी वहां से सप्लाई हो रही है ना। तो इस कांस्टेंट एनर्जी की वजह से हम लोग एक चीज यहाँ पे बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि Q1, ये जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट है 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड देने के लिए उसको लगा, तो उसमें कितना मिनट लगा, उसको 20 मिनट लगा है ना, which is equals to the Q2 अमाउंट ऑफ हीट देने में जिसको उसको जितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, 90 मिनट लगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं Q1 by 20 is equals to Q2 by
90 ये चीज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 इधर आ जाएगा तो 90 डिवाइडेड बाय 20 इंटू Q1, है ना। तो ये 0 0 कट गया, 9/2 मतलब कितना आ जाएगा 4.5, है ना। तो देखो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि Q2 इज इक्वल टू 4.5 टाइम्स ऑफ Q1, है ना। ये एक रिलेशन मिल गया हम लोग को, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, है ना। अब देखो अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करना है इस वाले इक्वेशन में, है ना। देखो Q2 की वैल्यू क्या 4.5, Q1 है ना। अब देखो यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग, समय पहले इसको लिख देते हैं। Q2 इज इक्वल टू क्या है, Q2 इज इक्वल टू लैटेंट हीट है, हम लोग को पता है LV इंटू M इसका फॉर्मूला है। ओके, अब Q2 की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 4.5 इंटू Q1 इज इक्वल टू LV इंटू M, वेयर M इज अ मास। अब Q1 इज इक्वल टू क्या है ना, ये Q1 है। ओके, अब Q1 का फॉर्मूला क्या है, Q1 इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, 100 इंटू M मतलब मास है यहाँ पे ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4.5 इंटू 100 इंटू मास इज इक्वल टू LV इंटू मास। अब ये मास इज इक्वल टू LV इंटू मास, अब ये मास दोनों भी सेम है, मास ऑफ वाटर, है ना, सेम था। ये M इसके लिए कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब LV दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 450 कैलोरी पर ग्राम, है ना। और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये खत्म होता है। ओके, समझ में आया प्रॉब्लम। तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 40, है ना। चलो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लेते सबसे पहले। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए स्टील प्लेट, है ना, 4 mm thick when heat is transmitted through the plate at the rate of 400 kilocalorie per minute per square meter, है ना। At a steady state, the thermal conductivity of the steel is 0.026 kilocalorie per meter second degree Kelvin. ओके, तो चलो हीट ट्रांसफर का प्रॉब्लम है ये, है ना। तो देखो यहाँ पे सब में पहले हम लोग गिवन डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है हम लोग को प्रॉब्लम में, है ना। क्या बोल रहा है, फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द स्टील। टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग को निकालना है। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब सिंपल T1 माइनस T2 का वैल्यू निकालना है ना। कोई भी स्टील का वॉल रहेगा या फिर शीट्स रहते हैं जिनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसे अंदर का टेम्परेचर और उसके बाहर का टेम्परेचर क्या है, वो दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू जनरली यहाँ पे निकालने के लिए बोलता है हम लोग को। जो हम लोग को निकालना है T1 माइनस T2 निकालना है। देखो क्या क्या दिया है हम लोग को यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ द मेटल X, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं X से, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कन्वर्जन पता है आप लोग को। ओके, अब देखो और आगे क्या बोलता है, ट्रांसमिशन थ्रू प्लेट एट अ रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ क्या बोला है 400 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी मतलब वो हीट है, लेकिन आगे यूनिट में क्या है पर मिनट, पर मिनट भी बोला मतलब टाइम भी आ गया है ना। और क्या बोल रहा है पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, एरिया का यूनिट है। मतलब यहाँ पे ये एक क्वांटिटी नहीं है, ये जो 400 बोला है उसने वो एक क्वांटिटी है क्या, नहीं है। इसके लिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिए, है ना। क्या बोल रहा है 400 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर, है ना, एट स्टेडी स्टेट, है ना। मतलब ये 400 है क्या, है ना। किलो कैलोरी मतलब Q है, हीट है ना। अब क्या बोला पर मिनट, बोला पर मिनट मतलब डिवाइडेशन में टाइम है ना। और क्या बोला पर स्क्वायर मीटर, बोला पर स्क्वायर मीटर मतलब डिवाइडेड में एरिया भी है, क्योंकि एरिया क्या रहता है, एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर है ना। तो मतलब Q/TA का वैल्यू है ये 400, है ना, क्या है किलो कैलोरी पर मिनट मीटर स्क्वायर, है ना, पर मिनट इंटू मीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोग को मिनट में चाहिए क्या, नहीं, हम लोग को सेकंड्स में चाहिए, है ना। तो सेकंड्स में चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, 400 को डिवाइड बाय 60 करो, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना। तो डिवाइड बाय 60 ये क्या आ जाएगा, अब ये किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर सेकंड्स में आ गया, है ना। ये जीरो कैंसिल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं Q/AT का वैल्यू आ गया 40/6। इसको भी 2 से और डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा 3/20। तो 20 डिवाइडेड बाय 3 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर सेकंड, है ना। ये इसका वैल्यू मिला। थर्मल कंडक्टिविटी दिया है हम लोग को, K का वैल्यू दिया है 0.02। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को सिंपल सा K दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, Q/AT इनटू क्या होता है X डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, ये वाला फॉर्मूला है। हम लोग को निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज T1 माइनस T2।
तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो देखो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो Q बाय 80 एज इट इज रहेंगे, है ना, इनटू ये K इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा, X ऊपर एज इट इज डिवाइडेड बाय K। ओके, अब सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। Q बाय 80 का पूरा वैल्यू है 20/3, है ना। हम लोगों ने इसको थोड़ा सा समराइज किया है, इनटू x की वैल्यू कितनी है मीटर में, 4 × 10⁻², 4 × 10⁻², डिवाइड बाय K का वैल्यू कितना है, K है हमारा 0.026। ओके, अब ये ऊपर 10⁻² है, नीचे के वैल्यू को भी अगर हम लोग 10⁻² में लिखेंगे तो 10⁻² कैंसिल होगा और हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। तो देखो अब 0.026 को हम लोग 10⁻² में कैसे लिख सकते हैं, देखो सिंपल वे है, देखो 20/3 × 4 × 10⁻² है। अब देखो इसको 2 डिजिट इधर लेके आ जाओ, 1 2, है ना, ये क्या हो जाएगा 2.6 × 10⁻² लिख सकते हैं, है ना। तो ये 10⁻² गेट कैंसिल, है ना। तो बचा क्या 20 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 2.6, है ना। अब ये कैलकुलेशन इजी हो चुका है। 20 × 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80, डिवाइड बाय 2.6 × 3 क्या आ जाएगा 7.8, है ना। अब देखो अब यहाँ पे लास्टली हम लोग को टेम्परेचर डिफरेंस का वैल्यू दैट इज T1 माइनस T2 का फाइनल आंसर इसको कैलकुलेट करने के बाद मिल जाएगा 10.26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मिल गया हम लोग को टेम्परेचर डिफरेंस का वैल्यू, है ना। और यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 15 जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। चलो समय पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। ए मेटल स्फीयर कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इन 6 मिनट्स। How much time will it take to cool from 60 degree centigrade to 40 degree centigrade, है ना, if the room temperature is 30 degree centigrade, है ना। तो चलो सब में पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। हम लोग को यहाँ पे एक मेटल का स्फीयर है जिसको हम लोग कूल डाउन कर रहे हैं, तो उसके अलग अलग फेजेस में उसका रेट ऑफ कूलिंग हम लोग को, रेट ऑफ कूलिंग नहीं दिया हम लोग को, टेम्परेचर दिया डिफरेंस। सब में पहले 80 डिग्री से 60 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको कूल किया, कितने मिनट में 66 मिनट में। ओके, 6 मिनट में कूल किया। उसके बाद हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 60 टू 40, है ना। अब 80 से 60 आ गया 6 मिनट में। अब 60 से 40 आने के लिए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हम लोग को निकालना है, टाइम पीरियड बेसिकली, है ना। रूम टेम्परेचर जो है वो कितना है, T0 का वैल्यू दिया है हम लोग को 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ना, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग दैट इज dt का बेसिक सा फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, C × T माइनस T0, है ना, वेयर C इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, वेयर T0 इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इट इज रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ हीटिंग बोल सकते हैं हम लोग इसको, है ना। और वेयर T क्या होता है, T इज एवरेज टेम्परेचर, है ना। अब एवरेज टेम्परेचर मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो कंडीशन है अपने पास, ये एक कंडीशन है, इसको कंडीशन नंबर 2 दे दो, है ना। तो कंडीशन नंबर 1 के लिए जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा इसको हम लोग T1 बोल देंगे, है ना। तो T1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये दोनों का एवरेज, है ना। तो ये कितना है 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो क्या हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और उसी तरह से यहाँ पे T2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों का एवरेज टेम्परेचर दैट इज 60 प्लस 40 divided by 2 and which is equals to 100 by 2, again it is 50 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो T1 T2 ये दोनों टेम्परेचर हम लोग को यहाँ पे मिले हैं। ओके, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो हम लोग को पता है T0 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो यहाँ पे हम लोग को दो कंडीशन दी, ये है कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 1 के लिए हम लोग को टाइम पीरियड भी दिया है 6 मिनट, है ना। 6 मिनट। अब देखो रेट ऑफ कूलिंग कंडीशन नंबर 1 के लिए अगर हम लोग रेट ऑफ कूलिंग देखेंगे dt by dt, है ना, इज इक्वल टू इसका बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो CT माइनस T0 है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वेर dt इज नथिंग, dt मतलब ही क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब ये वाला टेम्परेचर 80 से 60 पे आया है ना, तो मतलब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं T1 माइनस T2 चेंज इन टेम्परेचर dt, है ना। और ये वाला जो dt है ये स्मॉल t फॉर टाइम, है ना। तो मतलब टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, है ना, कितना लगा 6 मिनट लगा, है ना। तो इज इक्वल टू 6 कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6, है ना।
तो 80 माइनस 60 क्या हो जाता है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 10/3 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो हम लोग को यहाँ पे dt/dt1 है ना, फर्स्ट कंडीशन का रेट ऑफ कूलिंग का वैल्यू मिल गया हम लोग को 10/3 है ना। अब देखो dt/dt2 दैट इज रेट ऑफ कूलिंग ऑफ कंडीशन 2 निकाल लेंगे समय पहले हम लोग है ना। ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन नंबर रेट ऑफ कूलिंग ऑफ कंडीशन नंबर 2 डिवाइड बाय रेट ऑफ कूलिंग ऑफ कंडीशन नंबर 1, इसका रेशियो ले लेंगे है ना। तो समय पहले रेशियो ले लेंगे dt डिवाइडेड बाय dt2 है ना। dt डिवाइड बाय dt2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, c इंटू t। देखो कंडीशन नंबर 2 के लिए क्या आएगा t2 माइनस t0 है ना, होल डिवाइडेड बाय है ना dt डिवाइडेड बाय dt1 है ना। तो dt डिवाइड बाय dt1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c इंटू यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 के लिए क्या आएगा t1 माइनस t0, इसका रेशियो है ना। देखो अभी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये c दोनों के लिए सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो बाकी के वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। t2 की वैल्यू कितनी है, t2 का वैल्यू हम लोग को मिला था, एवरेज हम लोगों ने निकाला था कितना हमारा 50, तो 50 माइनस 30 होल डिवाइड बाय t1 की वैल्यू कितनी है, t1 है 70, 70 माइनस 30, देखो 50 माइनस 30 हो गया हमारा 20, 70 माइनस 30 आ गया 40, तो 0 0 कैंसिल, 2/4 दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट इट इज 1/2 है ना। तो देखो अब t2 देखो यहाँ पे लिख देते हो, आ गया dt/dt2 होल डिवाइडेड बाय dt/dt1 है ना। तो इसका रेशियो हम लोग को मिल गया यहाँ पे 1/2 है ना। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, dt/dt1 को इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा dt/dt2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू dt/dt1, सो dt/dt1, dt/dt1 का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू dt/dt1 का वैल्यू आ गया हमारा 10/3 है ना, दैट इज नथिंग बट 10/6। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं dt/dt2 इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 5/3 है ना। तो dt/dt2 का वैल्यू मिल गया हम लोग को यहाँ पे 5/3। अब देखो अब यहाँ पे जो dt है क्या है, d इंटू कैपिटल T है, ये क्या है, इट इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर है ना। और d इंटू स्मॉल t मतलब क्या है, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड, जो d इंटू स्मॉल t मतलब टाइम जो हम लोग को निकालना है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, सिंपल से देखो d इंटू कैपिटल T मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ही देखो यहाँ पे d इंटू कैपिटल T इज इक्वल टू क्या है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज T1 माइनस T2 फॉर कंडीशन 2, मतलब 60 माइनस 40 है ना। तो यहाँ पे 60 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 20 है ना। तो ये d इंटू कैपिटल T कितना है 20 है। तो अब देखो यहाँ पे d इंटू कैपिटल T डिवाइड बाय d इंटू स्मॉल t 2 इज इक्वल टू क्या है 5/3 है ना। हम लोग को d इंटू स्मॉल t का वैल्यू निकालना, इसको इधर लेके जाओ ना, तो d इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल dt इधर एज इट इज है, ये 5/3 इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, इंटू 3/5 हो जाएगा। देखो d इंटू कैपिटल T का वैल्यू कितना है 20 है, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 3/5 है ना। अब देखो 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा 60, 60 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 12 है ना। तो dt दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड इज 12 मिनट है ना। तो सिंपल यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो जो मेटल स्फीयर है उसको 60 डिग्री से 40 डिग्री तक कूल करने के लिए हम लोग को जो टाइम लगेगा वो 12 मिनट्स का टाइम लगेगा है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। तो सारे के सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर दिए है ना। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है ना। तो वीडियो अच्छा लगा, प्रॉब्लम समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।